नेक्स्ट टॉपिक आता है लीव एनकैशमेंट। ठीक है, लीव एनकैशमेंट क्या होता है कि जैसे हम जब सर्विस जॉब करते हैं तो हमें लीव्स जो है पूरे साल में कुछ एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉयज़ को कुछ लीव्स प्रोवाइड करता है। लीव कैजुअल भी हो सकती है, मेडिकल भी हो सकती है, प्रिविलेज्ड भी हो सकती है और अर्न लीव भी हो सकती है। ठीक है, तो जब आप मेडिकल लीव या प्रिविलेज्ड लीव लेते हो, है ना, मेडिकल लीव्स हमने ली है या अपनी प्रिविलेज्ड लीव ली है, तो उन लीव अगर आपने ले ली नहीं ली, जितनी लीव नहीं ली है उनको आप सब्सिक्वेंट ईयर में क्या कर देते हो, आगे कैरी फॉरवर्ड कर देते हो, सिर्फ मेडिकल और प्रिविलेज्ड लीव। इन केस एम्प्लॉय ने समटाइम जो एम्प्लॉयज़ है वो अपनी इन लीव्स को एनकैश भी कर लेते हैं। एनकैश का मतलब है कि इन लीव के अगेंस्ट वो क्या करते हैं, उन्होंने लीव नहीं ली ना, तो लीव को आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं किया, जितनी लीव उनकी बची है तो उन लीव के अगेंस्ट उन्होंने क्या कर ली, सैलरी ले ली है कि उन्होंने लीव बचाई है, लीव सेव की है, लीव नहीं ली है, लेकिन कौन सी लीव, सिर्फ मेडिकल और प्रिविलेज्ड लीव। तो उनके अगेंस्ट वो क्या कर लेते हैं, सैलरी दे कैन गेट सैलरी फॉर सेट पीरियड ऑफ लीव। तो वो जो उन लीव पीरियड के लिए जो सैलरी लेते हैं उनको हम बोलते हैं लीव एनकैशमेंट। ठीक है, सच रिसिप्ट ऑफ सैलरी बाय एम्प्लॉयर फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर इन लीव ऑफ हिज एक्यूमुलेटेड लीव, मतलब जो लीव उन्होंने सेव की है ना, उनके अगेंस्ट जो लीव उन्होंने मेडिकल और प्रिविलेज्ड लीव के अगेंस्ट जो उन्होंने लीव नहीं ली है उनको आगे कैरी फॉरवर्ड भी नहीं किया, उनके अगेंस्ट सैलरी ले ली है, तो दैट इज कॉल्ड द लीव एनकैशमेंट। ठीक है, तो ये जो लीव एनकैशमेंट होता है, ये सच एनकैशमेंट कैन बी डन बाय एम्प्लॉय, या तो वो ड्यूरिंग द सर्विस ले सकता है या फिर जिस टाइम वो जॉब छोड़ रहा है या रिटायर हो रहा है उस टाइम वो ले सकता है। तो अगर उसकी डेथ होगी या उसकी डेथ के बाद उसका लीव जो एनकैशमेंट होगा वो उसकी जो भी फैमिली मेम्बर्स होंगे, लीगल हायर्स होगा, उसको मिलेगा। अदरवाइज अगर वो ड्यूरिंग रिटायरमेंट या ड्यूरिंग सर्विस ले रहा है तो उसको खुद को मिलेगा। ये दिया हुआ टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ लीव एनकैशमेंट। लीव एनकैशमेंट जो है इसके 3 पार्ट्स हैं। पहले तो है ड्यूरिंग सर्विस। अगर तो आप ड्यूरिंग सर्विस जॉब के ड्यूरिंग ही आप लीव एनकैशमेंट ले रहे हो, तो चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है चाहे वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उनके लिए फुली क्या होगा, टैक्सेबल होगा। ठीक है, वेदर दे आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय और वेदर दे आर नॉन गवर्नमेंट। सेकेंड आ जाता है लीव एनकैशमेंट ऑन लीविंग जॉब ऑन रिटायरमेंट। आपने जॉब को छोड़ दिया या रिटायर हो गए, उसके बाद आप लीव एनकैशमेंट ले रहे हो, तो उस केस में गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए तो वो फुली एग्जम्प्ट है, लेकिन जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनके लिए कुछ लिमिट्स बताई हुई हैं। अब कौन सी लिमिट्स हैं वो हम अभी करते हैं। उसके बाद थर्ड आ जाता है लीव एनकैशमेंट आफ्टर डेथ। अब जब उसकी डेथ होगी, उसकी डेथ के बाद ऑब्वियसली उसकी जो लीगल हायर होगा उसको लीव एनकैशमेंट का अमाउंट मिलेगा, तो वो फुली क्या होगा, एग्जम्प्ट होगा, क्योंकि जिस पर्सन की सैलरी के ऊपर लीव एनकैशमेंट मिला वो उस पर्सन की तो डेथ हो गई है, तो उसकी फैमिली को वो एज ए क्या मिली है, एज ए बेनिफिट मिला है। तो वो जो उनको एज ए बेनिफिट, एज ए ग्रेचुटी बाद में मिल रही है, तो वो क्या होगी, टैक्सेबल नहीं होगी, उसके ऊपर फुली क्या होगी, एग्जम्पशंस होगी। टैक्सेबल कब होगी, उसके लिए क्या है फॉर कंडीशंस। ठीक है, ये नीचे वही बताया हुआ है सारा कि अगर लीव एनकैशमेंट ड्यूरिंग सर्विस है, चाहे आप की पास्ट सर्विस है चाहे प्रेजेंट सर्विस है, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो तो आपको वो क्या होगी, फुली टैक्सेबल होगी। अगर ड्यूरिंग द जॉब आप ले रहे हो तो फुली एग्जाम्प्ट होगी इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ मतलब अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है। ठीक है, उसके बाद आते हैं फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। कैसे लेनी है हमने, मैक्सिमम 10 मंथ सैलरी ऑन बेसिस ऑफ एवरेज सैलरी ड्रॉन ड्यूरिंग द 10 मंथ्स इमीडिएटली प्रोसीडिंग इज रिटायरमेंट। जब वो रिटायर हुआ या लीव हुआ उसके इमीडिएटली प्रोसीडिंग पिछले 10 मंथ्स के अंदर उसने जितनी भी लीव एवरेज सैलरी जो है वो उन्होंने ड्रॉन की है वो, या फिर मैक्सिमम नोटिफाइड लिमिट है 3 लाख, या फिर सैलरी फॉर अप्रूव्ड पीरियड, जितनी सैलरी उनको मिल रही थी उस टाइम पीरियड के अंदर, जितनी जब वो रिटायर हुए ना तो उस टाइम उसको कितनी सैलरी वो रिसीव कर रहे थे, वो एक्चुअल सैलरी, या फिर एक्चुअल अमाउंट एज लीव एनकैशमेंट, या जितना उन्होंने लीव एनकैशमेंट लिया। इन चारों में से जो भी मिनिमम होगा ना, मिनिमम होगा वो हमने लेना है। टैक्सेबल अमाउंट ऑफ लीव एनकैशमेंट क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ लीव एनकैशमेंट रिसीव, और उसमें से इन चारों में से जो भी एग्जाम्पशन जो भी लीस्ट होगा वो माइनस करके हमने ले लेना है उसको। ठीक है, ये जब सम करेंगे समझ आ जाएगा। 10 मंथ्स की सैलरी एवरेज लेनी है, इससे रिलेटेड ये चारों पॉइंट से रिलेटेड ना एक्सप्लेनेशन दी हुई है। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ मीन्स कोई भी एम्प्लॉयज़ है जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर काम नहीं करता, दैट आर कॉल्ड द नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। सैलरी में हमने क्या लेना है, सैलरी लेनी है, डीए लेना है, और कमीशन ऑन द टर्नओवर। कमीशन अगर सिंपल है वो नहीं लेनी, टर्नओवर के ऊपर जो कमीशन है वो हमने ऐड करनी है।
उसके बाद एवरेज सैलरी, ये लिखा है ना फर्स्ट पॉइंट, मैक्सिमम 10 मंथ सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज। तो ये फर्स्ट पॉइंट की एक्सप्लेनेशन है कैसे हमने कैलकुलेशन करनी है। एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज सैलरी ड्रॉन बाय एम्प्लॉयज़ ने जो सैलरी ड्रॉन की है ना, जब वो प्रोसीडिंग जब वो रिटायर हुआ तो उसके पिछले 10 मंथ्स के अंदर उसने जितनी सैलरी ड्रॉन की थी इमीडिएटली प्रोसीडिंग हिज रिटायरमेंट, ठीक है, तो वो 10 मंथ्स की हमने एवरेज लेनी है। अब इसमें आपने 10 मंथ्स कैसे काउंट करने हैं, देखो इफ़ एम्प्लॉय रिटायर ऑन 31 दिसंबर 2019, अगर तो वो 31 दिसंबर को रिटायर हुआ है तो उसकी एवरेज सैलरी पिछले 10 मंथ की कहाँ से शुरू लेंगे हम, 1 मार्च से लेके दिसंबर तक, 1 मार्च 19 से लेके 31 दिसंबर 19 तक उसके 10 मंथ्स बने। और अगर वो रिटायर हो रहा है 15 दिसंबर को तो ऑब्वियसली है फिर उसके पिछले 10 मंथ्स कब बने हैं, 16 मार्च 19 से 15 दिसंबर, मतलब 16 मार्च से लेके 15 दिसंबर तक, ठीक है, उसकी हमने एवरेज लेनी है। उसके बाद हमने बोला सैलरी फॉर द अप्रूवल पीरियड ऑफ लीव स्टैंडिंग ऑफ हिज क्रेडिट टाइम रिटायरमेंट। अब मीनिंग ऑफ अप्रूवल पीरियड लीव का मतलब अप्रूवल पीरियड ऑफ लीव इज इक्वल टू 30 डेज या फिर 1 मंथ, लीव फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। अगर सर्विस फ्रैक्शन में है ना तो उसको हमने इग्नोर करना है, इग्नोर करना मतलब अगर सर्विस फ्रैक्शन में है तो उसको आपने राउंड ऑफ कर लेना है। मीनिंग ऑफ अप्रूव लीव लेफ्ट ऑन द लिविंग जॉब कैसे आएगी हमारे पास, इट शैल बी कैलकुलेटेड अप्रूव लीव ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीटेड ईयर, कितनी आपने अप्रूव की है वो, उसमें से जितनी लीव ड्यूरिंग द ईयर आपने ली है और जितनी लीव आपने इन कैश कराई है वो माइनस करके जो बैलेंस आएगा वो अप्रूव्ड लीव होंगी। मतलब कि लीव कैसे आएगा, अप्रूव्ड लीव ऑन बेसिस ऑफ कंप्लीटेड ईयर, कितनी आपको इम्प्रूव है, मतलब साल की अगर आपको 30 लीव्स मिल रही हैं, ठीक है, तो उसमें से आपने कितनी ली हैं, 12 ली हैं, वो माइनस कर दी और 10 के बदले आपने पैसा क्या किया है, एनकैश किया, 10 के बदले आपने सैलरी ली है तो वो भी आपने माइनस कर दिया, जो बैलेंस आया वो क्या हो जाएगा, अप्रूव लीव। होल लाइफ एग्जाम्पशन लिमिट बेटा, होल लाइफ एग्जाम्पशन लिमिट है, नोटिफाई लिमिट है 3 लाख की, ठीक है। और अगर एम्प्लॉई जो है वो फर्स्ट टाइम इनकैशमेंट, उसने अपनी लाइफ में पहली बार लीव इनकैशमेंट लिया है तो उसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी होगी, 3 लाख होगी, ठीक है, 3 लाख से ज़्यादा ही शैल बी ग्रांटेड एज पर दी एटलीस्ट 4 लिमिट्स। ये आपने किया था ना 4 पॉइंट्स, इनमें से जो भी लीस्ट होगा वो आपने लेना है। और दूसरा, अगर वो सब्सिक्वेंट दूसरी बार या दूसरी बार या नेक्स्ट टाइम आपने सब्सिक्वेंट लिया है तो जितना उसने पहली बार लिया था उस लिमिट में से वो माइनस करके एग्जम्पशन हम पास्ट लेंगे। जैसे नोटिफाई लिमिट 3 लाख है, उसमें से जितना उन्होंने पास्ट पिछले साल ले लिया था, पिछले साल मैंने ले लिया था 1 लाख का, तो 3 लाख में से 1 लाख माइनस करके इस साल का 2 लाख के ऊपर मैक्सिमम एग्जम्पशन, ठीक है, ऐसे निकालनी है। उसके बाद रिसिप्ट ऑफ लीव एनकैशमेंट साइमल्टेनियस फ्रॉम 2 और मोर एम्प्लॉयर। अगर आप एक या एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर से सेम ईयर में एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर से लीव एनकैशमेंट ले रहे हो तो मैक्सिमम आप दोनों से मिला के कितनी ले सकते हो, 3 लाख तक, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते, इससे ज़्यादा लोगे तो कैन नॉट एक्सीड द मैक्सिमम लिमिट 3 लाख। मतलब एक एम्प्लॉयर से आप 1 लाख, दूसरे से 2 लाख, मतलब दोनों से मिला के 3 लाख तक ले सकते हो, ठीक है। लीव एनकैशमेंट आफ्टर डेथ, अगर आपको डेथ के बाद पैसा मिलता है आपके लीगल हायर्स को तो वो तो पता ही है फुली क्या होगी, एग्जाम्प्ट होंगी। नाउ 37th एग्जाम्पल देखो, मिस्टर पी रिटायर ऑन 1 जुलाई 2019 आफ्टर 18 ईयर्स ऑफ सर्विस एंड सर्विस रिसीव 75,000 लीव एनकैशमेंट फॉर 15 मंथ्स। लीव एनकैशमेंट उनको मिल रही है बेटा 15 मंथ्स की, सर्विस कितनी है टोटल उसकी, 18 साल की, 18 साल की, एंड his employer allow 45 days leave for every 1 year of service. ड्यूरिंग सर्विसेज ऑल इन लीव, उसने अपनी ड्यूरिंग सर्विस उसने लीव इन कैश भी कराई है 12 मंथ्स की, ड्यूरिंग सर्विस कराई है। कैलकुलेट द टैक्सेबल, अब ड्यूरिंग सर्विस कराई है तो हमने पढ़ा था ड्यूरिंग सर्विस में चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो वो फुली टैक्सेबल होगी, तो हमें वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी लीव एनकैशमेंट। सबसे पहले तो देखो उनकी सैलरीज 18 ईयर्स की है, 18 ईयर्स तो हर मंथ उन्होंने बोला 18 ईयर्स की सैलरी तो हर मंथ उनको कितनी मिलती होगी, लीव ड्यू एज पर सेक्शन 1 मंथ लीव फॉर एवरी 1 ईयर ऑफ सर्विस, तो 18 इंटू 1 मंथ मतलब हर महीने की एक लीव होगी, 18 मंथ्स की लीव होगी, ठीक है। उन्होंने ऑलरेडी लीव जो है वो कितनी ले चुके हैं बेटा, सर्विस हैज़ ऑलरेडी एनकैश्ड लीव फॉर 12 मंथ, हमने पढ़ा ना जितनी उन्होंने एनकैश्ड करवा ली है वो हमने माइनस कर देनी है, लीव जितनी वो एनकैश्ड करा चुके हैं वो हमने ले ली 12 मंथ्स की, तो 18 माइनस 12 6 मंथ्स की आ गई। अब उसके बाद लिमिट्स हमारी क्या थी, मैक्सिमम लिमिट है 3 लाख,
3 लाख। उसके बाद मैक्सिमम हमारी जो एवरेज है 10 मंथ एवरेज सैलरी, वो हमारे पास था 5000 पर मंथ था, तो 10 मंथ्स की आ गई एवरेज सैलरी 50,000। कैश इक्विवेलेंट लीव ड्यू एट द टाइम, अब ड्यू बेटा देखो कितनी है, 5000 थी, ठीक है। अब ड्यू कितनी थी हमारे पास, 15 मंथ्स की अमाउंट ऑफ लीव एनकैशमेंट 15 मंथ्स का दिया था। एंड अलाउ, उनको अलाउ कितने किए हैं उन्होंने, 45 डेज, 45 डेज जो है वो क्या किए हैं, अलाउ किए हैं। तो 5000 की उनके कितने मंथ्स की लीव एनकैशमेंट ड्यू थी, 6 मंथ्स की, तो लीव इन कितनी आ गई 5000 इंटू 6 मंथ्स, ठीक है, तो वो आ गया 30,000। एक्चुअल अमाउंट कितना वो रिसीव कर रहे हैं, 75,000। ये सारी हमने ये वाली एग्जाम्पशन लिमिट ली है, ये चीज़ निकाल रहे हैं। अब इन चारों में से जो लीस्ट है 30,000, तो एक्चुअल जितना रिसीव किया यही पढ़ा था हमने, जितना वो अमाउंट ऑफ लीव एंड कैश करा रहा है उसमें से एग्जाम्प्ट लिमिट, अमाउंट एंड कैश करवाया उन्होंने 75,000 का, एक्चुअल जो रिसीव कर रहे हैं 75,000, उसमें से 30,000 जो इन चारों में से मिनिमम था वो माइनस कर दिया, तो कितना आ गया 45,000, ठीक है। ये था हमारा लीव एंड कैशमेंट, ठीक है। उसके बाद ये नेक्स्ट देख लेना, ये भी सेम ऐसे ही है, इसमें भी ये कैलकुलेशंस। उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखो, एनी अमाउंट रिसीव्ड एज कंपनसेशन ऑन टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब उसके बाद आता है कि एनी अमाउंट एज कंपनसेट टर्मिनेशन, जब आपकी एम्प्लॉयमेंट क्या हो जाती है, टर्मिनेट हो गई है, ख़त्म हो गई है, तो उस टाइम आपको कैसे करेंगे, अमाउंट कैलकुलेटिंग अकॉर्डिंग द प्रोविज़न इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट्स के अकॉर्डिंग उन्होंने दिया है। तो यहाँ पे लिमिट जो है वो डेट शुड नॉट बी लेस देन 5 लाख, मतलब जो भी आपको कंपनसेशन मिलेगी 5 लाख से मिनिमम उनकी जो एग्जम्पशन लिमिट है दैट इज़ 5 लाख। एक्चुअल कंपनसेशन रिसीव, जितनी एक्चुअल कंपनसेशन रिसीव, इन तीनों में से विच एवर इज़ लेस वो हमने क्या करना है, कंसिडर करना है। सच कंपनसेशन इज टैक्स फ्री अप टू द लिमिट गिवन बिलो, इन तीनों में से जो लिमिट होगी 5 लाख लिमिट है, या फिर जितनी भी उनको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अकॉर्डिंग कंपनसेशन मिली है, या फिर जितनी एक्चुअल रिसीव हुई है, विच एवर इज लेस, इन तीनों में से जो लेस होगी वो हमने कंसिडर करनी है। और अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है कंपनसेशन इक्वल टू 15 डेज एवरेज पे फॉर कंप्लीटिंग, ये करने की जरूरत नहीं है, बस इतना ये 3 पॉइंट देख लेना। उसके बाद है एनी अमाउंट रिसीव्ड ऑन वॉलेंटरी रिटायरमेंट, जब आप वॉलेंटरी अपनी मर्जी से क्या कर रहे हो, रिटायरमेंट ले रहे हो, अपनी मर्जी से रिटायरमेंट अपनी सर्विस को टर्मिनेट कर रहे हो, तो उस टाइम चाहे इन केस ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनी, अगर तो पब्लिक सेक्टर कंपनी है यानी कि गवर्नमेंट कंपनी है, तो इट इज़ एग्जम्प्टेड बीइंग फॉर अमाउंट ऑफ मेंशन बिलो। अगर तो गवर्नमेंट कंपनी है ना, पब्लिक कंपनी है, तो ये जो नीचे 4 अमाउंट पॉइंट्स हैं इनमें से जो मिनिमम होगा वहाँ तक वो एग्जम्प्ट है। और अगर वो प्राइवेट एम्प्लॉई है तो वो फिर फुली क्या होगी, टैक्सेबल होगी। अब पब्लिक सेक्टर कंपनी मतलब कोई भी कंपनी जो लोकल अथॉरिटी है या कोऑपरेटिव सोसाइटी है या इंडियन कंपनी एक्ट 1956 के अंडर आती है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, ये सारी क्या है, पब्लिक सेक्टर कंपनी। और इनके एग्जम्पशन लिमिट क्या है, देखो स्टैच्यूटरी लिमिट है 5 लाख, या फिर 3 मंथ सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, 3 मंथ्स की सैलरी, सैलरी फॉर नंबर ऑफ मंथ रिमेनिंग सर्विस, जितने मंथ्स उनके रह गए हैं, मतलब रिटायरमेंट के बाद उनके कितने, वॉलेंटरली रिटायरमेंट ले ली ना, मैंने रिटायर होना था दिसंबर में जाके, पर मैंने अभी जनवरी में ही रिटायरमेंट ले ली है, तो मैंने 10 महीने 11 महीने पहले ही रिटायरमेंट ले ली है, तो वो उसकी सैलरी कितनी बनती थी वो, और कितनी आपने एक्चुअल रिसीव की है, इनमें से चारों में से जो भी मिनिमम होगा वो हमने कंसिडर करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इनकम बाय वे ऑफ टैक्स ऑन पर्क। अब जो पर्क्स के ऊपर हमें इनकम होती है, इन केस एम्प्लॉयर पे एट एनी ऑप्शन टैक्स ऑन वैल्यू ऑफ पर्क गिवन टू एम्प्लॉय, कि एम्प्लॉय को जो वो पर्क्स दे रहे हैं उनके ऊपर कोई भी टैक्स पे करना, दैट शैल बी फुली एग्जम्प्टेड इन हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। क्यों, क्योंकि वो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को पर्क क्या दे रहा है, एज ए बेनिफिट दे रहा है, तो अगर बेनिफिट के ऊपर उसको कोई टैक्स पे करना पड़ रहा है तो वो टैक्स एम्प्लॉयर पे करेगा, एम्प्लॉयज़ के लिए वो क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। कोई भी स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड और पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इसके ऊपर कोई पेमेंट रिसीव हुई है तो वो फुली क्या होती है बेटा, एग्जम्प्ट होती है। स्टैच्यूटरी और पब्लिक प्रोविडेंट पीपीएफ और एसपीएफ, स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट, ये फुली क्या होते हैं, एग्जम्प्ट होते हैं। उसके बाद है पेमेंट रिसीव फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अब रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इट इज़ टैक्स फ्री इन केस एम्प्लॉयर हैज़ रेंडर्ड 5, अगर तो एम्प्लॉई ने 5 साल कंटिन्यू सर्विस की है, या फिर
उसने 5 साल कंटिन्यू सर्विस तो नहीं की, बट सर्विस हैज़ केम टू एंड बिकॉज द रीज़न बियॉन्ड इन कंट्रोल। 5 साल कंटिन्यू सर्विस तो नहीं की है, लेकिन किसी रीज़न की वजह से उसको अपनी सर्विस को कंटिन्यू नहीं कर पाया, तो उस केस में उनको क्या मिलेगी? इट इज़ ए टैक्स फ्री। वो क्या होगी? टैक्स फ्री होगी। क्या? पेमेंट रिसीव फ्रॉम द RPF, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। अदरवाइज रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के केस में बेटा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन RPF होता है 12% एम्प्लॉय सैलरी, जितनी एम्प्लॉयज़ की सैलरी होती है 12% RPF में होता है, और PPF RPF का जो जितना इंटरेस्ट होगा वो कितना होता है? 9.5%। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है 12% एम्प्लॉय सैलरी में RPF का, और इंटरेस्ट कितना क्रेडिट होता है उसमें RPF के ऊपर 9.5% पर एनम। अब यहाँ पे जो भी हमारा फाइनेंस एक्ट है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बोला हुआ है कि अगर उन्होंने RPF में कोई फंड ट्रांसफ़र किया, RPF को किसी अदर फंड में ट्रांसफ़र किया है, तो सच बैलेंस विल नॉट बी एडेड इन द टोटल इनकम ऑफ एसएससी। अगर RPF से वो किसी और फंड में ट्रांसफ़र करते हैं ना, तो उस फंड को फिर वो उस बैलेंस को फिर वो टोटल इनकम एसएससी में काउंट कैलकुलेट नहीं करेंगे। उसके बाद हाउस रेंट अलाउंस, ऑलरेडी हमने सारा टॉपिक पढ़ा है। एनी पेमेंट फ्रॉम द सुपर एनुएशन फंड, सुपर एनुएशन फंड होता है कि कोई भी अगर कोई बेनिफिट मिला है ऑन द डेथ ऑफ बेनिफिशियरी, ऑन द रिटायरमेंट, तो वो सारे क्या होते हैं बेटा? फुली एग्जम्प्टेड होते हैं। अगर रिटायरमेंट के ऊपर या डेथ के वजह से या किसी की रिटायरमेंट के बाद जैसे फिजिकली उनको इनकैपेबिलिटी हो गई है, ठीक है, वो अनसाउंड माइंड होंगे, तो उसकी वजह से उनको कुछ बेनिफिट मिल रहा है, तो वो सारे बेनिफिट क्या होते हैं? फुली एग्जम्प्ट होते हैं। उसके अलावा है एनी स्पेशल अलाउंस, इसके अलावा कुछ भी अदर एनी स्पेशल अलाउंस मिला, जैसे जो NCC ऑफिसर्स होते हैं उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर मतलब कुछ काम करने के लिए ड्यूटीज़ परफॉर्म किया, तो वो क्या होते हैं बेटा? टैक्स फ्री होते हैं, लेकिन अप टू एक्सटेंट, जितनी लिमिट तक उनको वो काम दिया था, अगर उस लिमिट तक वो खर्चा करेंगे तो वो वहाँ तक क्या होंगे? टैक्स फ्री होंगे। उसके अबव अगर वो करेंगे तो उसके ऊपर उनको टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा, ठीक है।